फिर लास्ट पोल है, प्लीज लॉन्च कर दें क्योंकि अब सारे सोना भी शुरू हो गए। लॉन्च हो गया? नहीं, अब होगा। तब तक अब लॉन्च हो गया, अगर किसी को नहीं शो हो रहा तो बता दे, मैं तब तक क्वेश्चंस देख लूंगा। अगर चैट में कोई मिस हो गया है तो आप प्लीज दोबारा बता दें क्योंकि काफी बचेगा। Should we have a specific journal in mind before writing a manuscript? Yes. आप सबसे आसान तो यही होता है, अगेन बात 4-5 दफे रिपीट कर चुका हूँ कि सबसे आसान ये था कि आपने पिछली रिसर्च जहाँ पब्लिश थी ना उसका या उसके आसपास का कोई जर्नल आप देख लें, ठीक है। बट एक ना गोल होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये रिसर्च है बहुत फ्लॉप रिसर्च है, मैं इसे क्यूरियस में भेजूंगा। ये रिसर्च मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे इस डब्ल्यू जर्नल में भेजूंगा। एक टारगेट आपके माइंड में हो ना, फिर जब आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं ना, ठीक है। बल्कि आई वुड से बिफोर राइटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं, जब आप टॉपिक बनाए ना अपने माइंड में, साइनॉप्सिस से भी पहले कोशिश करें कि एक आइडिया हो कि ये रिसर्च जाएगी किधर, ठीक है। अगर आपने कोई रैंडम सी रिसर्च लाइक आपने अगर लंग कैंसर इन स्मोकिंग पे रिसर्च टॉपिक बना दिया और ये नहीं सोचा कि ये कौन सा जर्नल पब्लिश करेगा, सबको तो पता है कि लंग कैंसर और स्मोकिंग का रिस्क होता है, ठीक है। तो फिर वो रिसर्च पब्लिश नहीं होगी। ये मेन वजह है कि रिसर्च पब्लिश नहीं होती, कि सोचा नहीं कि ये जाएगी किधर, ये किसको फायदा होगा ये रिसर्च पढ़कर। आई वुड से टॉपिक के टाइम पे आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि किस जर्नल में भेजनी है, बट मैन्युस्क्रिप्ट के टाइम पे आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है ना वो जर्नल टू जर्नल वेरी भी करता है, तो आपने उसके लिए आंसर भी लिखनी है। मगर मेन स्टेप सारे जो पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है टिप्स जो हैं फॉर ऑल डिजाइन। मैंने कोशिश की है जितना इंक्लूसिव, जब जहाँ पे कोई चीज किसी एक डिजाइन के लिए अप्लाई कर रही थी मैंने लिखा इफ रेलेवेंट इफ रेलेवेंट। तो ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है ना यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं। फिर उसके अलावा रिव्यू आर्टिकल, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस होते हैं, तो वो तो इट्स लाइक एन एंटायर डिफरेंट थिंग। ओके, पोल अब मैं एंड कर रहा हूँ और शेयर रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट सबको शो हो रहे हैं? रिजल्ट आप लोगों को शो होते हैं पोल के? लाइक 59% एक बताएं। ठीक है, तो फाइनली सक्सेसफुली हमने पोल गलत करा ही दिया लोगों का। क्वेश्चन है काफी मुश्किल है क्योंकि शायद ही आखिरी पोल हो। तो फॉर इज देयर गोइंग टू बी अ वर्कशॉप ऑन डाटा एनालिसिस, तो हाँ होगी, उसका मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली मैंने टॉपिक दिया फॉर अ रिसर्च टाइटल्ड प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन एंड केस कंट्रोल स्टडी। एक्चुअली एक एग्जांपल है जो वन ऑफ द एग्जांपल्स which would be a suitable limitation to write in the discussion section। तो ज्यादातर ने चूज किया है ऑप्शन सी। तो एक्चुअली जो चीज आपने देखनी है ना वो ये है कि दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। तो इसमें ना आई थिंक जो वजह गलत है वो ये, इसलिए लोगों का ज्यादा गलत हो गया, वो ये नहीं कि उन्हें लिमिटेशंस नहीं समझ आई, उन्हें सॉर्ट ऑफ शायद स्टडी डिजाइन इतना क्लियर नहीं है। केस कंट्रोल स्टडी में जो मेजर लिमिटेशन होती है ना दैट इज ऑलवेज रिकॉल बायस। ऑप्शन ए विच इज करेक्ट, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है ना, वो ये कह रहा है कि देयर में बी सिग्निफिकेंट रिकॉल बायस एसोसिएटेड विद द डाटा, क्योंकि डाटा रेट्रोस्पेक्टिव है। बेसिकली केस कंट्रोल स्टडी थी, उनको कोविड हो चुका था, मैंने जाके उनसे पूछा कि आपके क्या रिस्क फैक्टर्स थे, तो हो सकता है वो भूल गए हों। दिस इज व्हाट रिकॉल बायस इज, ठीक है। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि न्यूट्रिशन का 20 साल पहले क्या खाने में खाया था नाश्ते में, तो उसे तो नहीं याद होगा। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉल बायस। ये मेजर लिमिटेशन होती है फॉर अ केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, ठीक है। अब जो असल अच्छी बात इस लिमिटेशन में ये है वो ये कि उसने साथ देखें बोला है कि हाउएवर डाटा वाज कलेक्टेड शॉर्टली आफ्टर द पेंडेमिक मिनिमाइजिंग दिस एरर। तो उसने लिमिटेशन एडमिट की, उसने कोई झूठ नहीं बोला कि मेरी लिमिटेशन नहीं है, या छुपाने की कोशिश नहीं की। मगर साथ उसने, क्योंकि एंड पे अच्छा भी दिखना है एडिटर के सामने, तो उसने ये बात भी बता दी कि डाटा वाज कलेक्टेड शॉर्टली आफ्टर द पेंडेमिक। तो उसने दिखाया कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये लिमिटेशन कम से कम हो, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ऑप्शन बी, इसमें उसने सिर्फ, अच्छा इसमें थोड़ा टाइपो आ गया, बेसिकली रिकॉल बायस में सिग्निफिकेंटली कंफर्म द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टडी, इसमें इसने सिर्फ बता दिया कि रिकॉल बायस इफेक्ट कर रहा है, इसने ये नहीं बताया कि क्यों रिकॉल बायस आया,
ठीक है, और कोई ये स्टेप्स भी नहीं बताया कि मैंने ये किया ताकि ये लिमिटेशन कम से कम हो जाए। ऑप्शन सी जो ज्यादातर लोगों ने ठीक किया, आई थिंक इसलिए क्योंकि इसमें 35% और काफी स्पेसिफिक लग रहा था। ये एक बहुत अच्छी लिमिटेशन है, बट इशू ये है कि कॉन्सेप्ट है एट्रिशन रेट का। एट्रिशन रेट अप्लाइज टू फॉलो अप स्टडीज, इट अप्लाइज टू कोहॉर्ट स्टडीज, जबकि ये रिसर्च केस कंट्रोल है। तो मगर लिमिटेशन एक्चुअली परफेक्ट है, बट द स्टडी डिजाइन इज रॉन्ग। लास्ट वाला जो बिल्कुल गलत है, दिस इज अ लिमिटेशन यू वुड कॉमनली सी इन अ मेटा एनालिसिस और अ सिस्टमैटिक रिव्यू। तो अगेन दिस स्टडी डिजाइन इज रॉन्ग। तो इस पोल का मकसद ये था कि बताना कि आइडियल लिमिटेशन कैसी होती है, कि आपने लिमिटेशन बताई, आपने वजह बताई कि रेट्रोस्पेक्टिव डाटा था, इस वजह से लिमिटेशन है, फिर आपने बताया कि मैंने उसे एड्रेस कैसे किया। हर केस में पॉसिबल नहीं होता, मगर अगर आप अपनी 5-6 लिमिटेशंस में से एक का भी कर देना कि मैंने इसे ऐसे एड्रेस किया, मिनिमाइज किया एरर को, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और सेकंड ये कि लिमिटेशन हैज टू बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। ठीक है, लिमिटेशन के वक्त आपने सोचना होता है मेरा ये स्टडी डिजाइन था, मैंने केस कंट्रोल स्टडी की, तो एट्रिशन रेट तो इन्वॉल्व भी हुआ, रिकॉल बायस आ सकता है। तो ये पोल का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब लास्टली कंक्लूजन। समटाइम्स दिस इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन, समटाइम्स दिस इज सेपरेट। बहुत सिंपल है, 1 और 2 सेंटेंसेस में अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन एक किस्म का ना क्रक्स बता दे कि अगर आपको अपनी रिसर्च मुझे 2 लाइनों में बतानी है तो आप क्या बोलेंगे। मैं बोलूंगा कि कोविड के बारे में लोगों की अवेयरनेस बहुत बुरी है, मैं बोलूंगा कि लंग कैंसर स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो वो आपने रिपीट करना है एक दफा, बिल्कुल ब्रीफली, दोबारा लिखने नहीं बैठ जाना। फिर आपने बताना है कि मेरी रिसर्च का क्या इफेक्ट हुआ है, दीज रिजल्ट्स विल शो कि कोविड के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है। इस टाइप की बातें आपने करनी है, इंप्लीकेशंस। एंड लास्टली आपने बताने हैं नेक्स्ट स्टेप्स, कि आप इस अगला जो बंदा है जो अब अगला सिनॉप्सिस लिख रहा है, ठीक है, वो क्या करे, वो अपनी रिसर्च में क्या चीज, वो मैं कहूंगा कि मैंने तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर दी, आप अब इस टॉपिक पे क्लिनिकल ट्रायल्स, फर्दर लार्जर रिसर्चेस, लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड ऑन दिस टॉपिक। ये 3 चीजें पूरी की, लिमिट कंक्लूजन शॉर्ट सी हो, क्योंकि अगेन इस सेंस में सोचें कि आप अगर कोई रिसर्च स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने 3,000 वर्ड्स तो नहीं ना पढ़ने, ठीक है, आप फौरन से जाएंगे कंक्लूजन क्या थी, तो कंक्लूजन भी ना बहुत अपीलिंग सी होनी चाहिए। फिर लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली नेक्स्ट वर्कशॉप जो है, नेक्स्ट जो है 30th को है, विच इज संडे, एंड टाइम इज 7 PM, लास्ट पार्ट है सीरीज का। और उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रेटिंग ही नहीं कवर होगी। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली ना समरी होती है रिसर्च की, पूरे पेपर की, जो बिल्कुल स्टार्ट में होती है, और ज्यादातर लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ते हैं, तो इट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग हुक इन हो जाएं। तो अगली वर्कशॉप है 30th, और टाइम उसका 7 PM है, और उसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं सिखाया जाएगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना भी सिखाया जाएगा, और सेकंड आपको एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट कैसे होता है, ओरल पोस्टर, ये दोनों बताएंगे, और हमारे स्पीकर हैं जो पोजीशन जीत चुके हैं बहुत सारी, तो ये सब उस वर्कशॉप में कवर होगा। मगर अभी के लिए ही काफी है कि दिस इज जस्ट अ ब्रीफ समरी। अब जो सबसे काम की बात है मैं बताऊंगा वो ये कि अगर मैंने अभी बैठ के अपनी रिसर्च लिखना शुरू करनी है, तो मैं फॉलो ऑर्डर क्या फॉलो करूँ। तो सपोज करें आपने अभी पिछला वर्कशॉप ली थी सैंपल साइज और डाटा एनालिसिस पे, तो आपके पास रिसर्च आ गई, आपके पास उसका एनालिसिस आ गया, रिजल्ट्स SPSS फाइल आ गई। अब आपने आगे क्या करना, आपने इंट्रो नहीं लिखने बैठना, आपने ये ऑर्डर फॉलो करना। सबसे पहले आपने लिखना है मटीरियल्स एंड मेथड्स। कैसे लिखने हैं, साइनॉप्सिस उठाया, वो वहां पे सारा बुलेट्स में लिखा था, अब उसे प्यारी प्यारी से वर्ड पैराग्राफ बना दें इंग्लिश में। फिर पहले आपने मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखने, फिर आपने SPSS फाइल जो आई थी ना, अपने SPSS की आउटपुट, वो लेके आपने पुरानी रिसर्चेस लेनी है, और आपने देखना है कि मैं टेबल 1 में ये डालूंगा, मैं टेबल 2 में ये डालूंगा, मैं टेबल 3 में ये डालूंगा, मैं टेबल 4 में ये डालूंगा, फिगर 1 में ये होगा, फिगर 2 में होगा। सारा पहले सोच ले, फिर बैठ के टेबल्स और फिगर्स बना। फिगर्स बनाना वो भी अगली में सॉर्ट ऑफ कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग का एलिमेंट होता है। तो टेबल्स एंड फिगर्स आपने बना लिए सारे। फिर जो मेरी गोल्डन टिप थी कि पहले आप टेबल्स एंड फिगर्स बनाएं, फिर उसके बाद आप रिजल्ट्स लिखें। ठीक है, तो आपने हर टेबल उठाया, उसके ऊपर आपने उसका रिजल्ट्स लिख दिया, हर टेबल उठाया, टेबल 2 उठाया, ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, टेबल 3 उठाया, ऊपर उसको एक किस्म का समराइज कर दिया। ऐसे आपके रिजल्ट्स बहुत कन्वीनियंटली लिखे जाएंगे, और फ्लो भी सही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपने लिखनी है डिस्कशन, क्योंकि आपने अभी अभी रिजल्ट्स लिखे हैं, आपके माइंड में फ्रेश है, आप खोलें डिस्कशन, आप इर्द गिर्द के आर्टिकल सारे खोलें, कंपेयर करना शुरू कर दें। डिस्कशन मुश्किल होती है मगर लिखनी तो है, तो आप डिस्कशन लिखें। फिर स्टेप 5 इज द इंट्रोडक्शन। व्हाई, इवन दो मोस्ट केसेस में ना इंट्रोडक्शन इज योर साइनॉप्सिस की इंट्रोडक्शन, अगर अच्छी लिखी हो, मगर उसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लाइक अगर मैं रिजल्ट निकालना चाह रहा था कोई चीज का कि
मेल्स में ज्यादा रिस्क होता है और सम कैंसर, बट आप फीमेल्स में क्या। और मुझे अपनी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ट्वीक करना है। बेसिकली आई नीड टू नो व्हाट एम आई इंट्रोड्यूसिंग टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, राइट। तो इंट्रोडक्शन तब लिखी जाएगी जब आपको मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन, पूरा आर्ग्यूमेंट पता हो, तब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर जब पूरा आर्टिकल लिख लिया, अब आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट या समरी लिखेंगे, या घंटे का काम है, खास करके जब आप अगला वेबिनार अटेंड करेंगे उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। एंड में आपने लिखना होता है टाइटल। इवन दो टाइटल, वो इश्यूज अलग बात है कि साइनॉप्सिस और उसकी ईआरबी लेटर पे टाइटल फिक्स हो जाता है, वो सब बातें तो बात की बात है, मगर टाइटल जो होता है ना, इट शुड, मतलब टाइटल आपको तब क्लियरली आइडिया होगा जब आपको पूरा पता हो मैन्युस्क्रिप्ट मेरी ये थी, रिजल्ट्स मेरे ये थे। इवन दो टाइटल में रिजल्ट्स लिखने थे, तो क्योंकि टाइटल अगेन हर कोई आपका टाइटल पढ़ेगा, बट आगे बहुत कम लोग जाएंगे। तो टाइटल हैज टू बी परफेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हैज टू बी परफेक्ट, फिर लोग आगे इस सब पे आएंगे ना। डिस्कशन कौन बैठ के रैंडमली पढ़ना शुरू कर दे। तो ये मैंने अपनी तरफ से लॉजिकल वर्कफ्लो बनाया है कि आप इस ऑर्डर को अगर फॉलो करें तो आसानी रहेगी। ये गाइडलाइंस है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन में आंसर करता हूँ। गाइडलाइंस हैं बेसिकली ना, हर मेन जो साइनॉप्सिस, सॉरी मेन जो स्टडी डिजाइन होते हैं ना, उनके लिए गाइडलाइंस आई होती हैं, काफी अच्छी होती हैं। पीडीएफ्स, एग्जांपल्स वगैरह उनमें नहीं होती, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब ये वाली जो लेक्चर है, ये मैंने मोस्टली इसको टैली किया, मैंने बनाया और फिर टैली किया स्ट्रोब की कंप्लायंट से, ऑब्जर्वेशन फॉर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अगर आप मेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो भी आगे आ ही जाएगा। प्रिज्मा उसके लिए होती है, ये आपकी हेल्प करेंगी, तो आप इसकी पिक्चर ले लें। अगर आप किसी ने पूछा तो मैं आंसर करूंगा सारे क्वेश्चन। केस रिपोर्ट है तो केयर कंप्लायंट हो तो आसानी रहेगी। स्लाइड शेयर होंगी। सो थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से एक एग्जांपल इन फुल दिखाना चाहूंगा, जो कि एक्चुअली थोड़ा ये तो हो गया था, तो थोड़ा सा ना टफ एग्जांपल मैंने एंड पे रखा है क्योंकि आई थिंक काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दिस रिसर्च तब तक आप लोग डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस पूछ लें। अब अगर बेहतर है कि Q&A में पूछ लें, नहीं तो चैट में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरा मिस हो गया तो दोबारा पूछ लें, क्योंकि अभी मैं ऊपर जाऊंगा स्क्रॉल करने और फिर नीचे आते जाऊंगा। सो बेसिकली दिस रिसर्च इज सीइंग कि इसोफेगियल कैंसर में जो मेटास्टेसिस होता है वो किधर किधर, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, मेटास्टेसिस मतलब लिवर में फैला, इसोफेगस से लिवर में गया, लंग में गया, कहाँ गया। ऊपर इसका एब्स्ट्रैक्ट है जो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट वर्कशॉप है। इंट्रो, अब इसमें ये बात है कि देखिए इंट्रो मैंने कहा था कि अब बहुत छोटा होना शुरू हो गया, बट काफी जर्नल्स अभी इस पे माइंड करते हैं, मगर इवन देन छोटे इंट्रो में भी ना आपको ऑर्डर नजर आएगा। सबसे पहले इसोफेगियल कैंसर पे बात हुई है, फिर उसके बाद उसने बात की है कि इसोफेगियल कैंसर के आउटकम्स बहुत बुरे होते हैं। क्यों बुरे होते हैं? क्योंकि मेटास्टेसिस हो जाता है। ठीक है, मेटास्टेसिस के साथ बहुत बुरे आउटकम्स एसोसिएटेड हैं। फिर उसने बताया है कि बहुत थोड़ी स्टडीज, अब वो अपने व्हाट इज अननोन पे आ गए, बहुत थोड़ी स्टडीज ने रिपोर्ट किया हुआ है, तो हमारी स्टडी फलानी डेटाबेस फलानी ईयर यूज करके ऑब्जेक्टिव एंड उसने बताया। इवन तो उसका वो बहुत छोटा है, उसने फिर भी सक्सेसफुली सारा वो फ्लो आवर ग्लास अपना फनल पूरा कर दिया। फिर मेथड सेक्शन आप देख लें तो इसने स्टडी पॉपुलेशन बना ली। इसने बेसिकली एक रेडीमेड डेटाबेस यूज की थी बनाने के लिए। तो उसने पहले बताया कि मैंने ये डेटाबेस ली है, फिर मैं उसने बताया कि ये मेरा क्राइटेरिया है। ठीक है, फिर उसने एक फ्लो चार्ट बना दी, ये यहाँ पे इसने डाली है। आई वुड रिकमेंड कि आप ये चीज रिजल्ट्स के डेमोग्राफिक या टेबल 1 से पहले डाल दें कि इतने पेशेंट्स थे मेरे पास, 13,000 थे, इतने इतने मैंने निकाल दिए क्योंकि इन वजहों से ग्रेड नहीं पता था, ये नहीं पता था। फिर 10,000 रह गए, फिर जिनका डाटा इनकम्प्लीट था वो 319 थे, तो एंड पे मेरा फाइनल सैंपल था। मैंने कहा था कि आप पॉपुलेशन की ना फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं, रिजल्ट्स का टेबल देखेंगे तो टॉप पे लिखा है। तो ये एक एग्जांपल है उस फ्लो चार्ट। फिर मेथड स्कैन में आता है एनालिसिस। अगेन एनालिसिस में सबसे पहले उसने डेमोग्राफिक्स की बात की, फिर वो सिंपल टेस्ट से शुरू हो गया। सबसे पहले आसान टेस्ट, काई स्क्वायर आसान टेस्ट, टी टेस्ट आसान, फिर वो सर्वाइवल एनालिसिस में चला गया जो कि रिलेटिवली मुश्किल है, फिर वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में चला गया। एंड पे ये स्टॉक स्टेटमेंट सारे लिखते हैं कि पी वैल्यू ये रखी मैंने और SPSS पे मैंने एनालिसिस किया, और अगर आपने ये सॉफ्टवेयर यूज किया तो आप उसका भी लिखते हैं सॉफ्टवेयर पे। मगर जो बात काम वाली है वो ये कि ये खास ऑर्डर में लिखी गई है और यही ऑर्डर आगे रिजल्ट्स में भी यूज होगा। रिजल्ट्स में सबसे पहले उसने डेमोग्राफिक्स बताई है, इतने पेशेंट इंक्लूड हुए थे, इतने मैन थे, इतनी वुमेन थी, और देखिए ऐसे लिखनी है, नंबर लिखा, 7% इन ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर उसने अब फिगर 2, और फिर ये फिगर 2 की, ये पूरा फिगर 2 ये पाई चार्ट है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, रिजल्ट्स को हमेशा ऐसे ही समझ आती है। फिर टेबल 1 तो आ गया, ये पूरा टेबल 1 है जो कि देखो कितना बड़ा, इतनी ज्यादा वैल्यूज, सही है, बट डिस्क्रिप्शन उसकी कहीं रहेगी।
हाँ, टेबल 1 की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ठीक है, इतनी सी, ठीक है। फिर ये टेबल 2 है, और देखिए टेबल 1 जो है, दिस इज सबसे पहले ये स्टेजेस शो कर रहे थे, एक किस्म की आपकी डेमोग्राफिक्स हो गई हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, इतने मैन थे, इतनी वुमेन, और वो सब जिस ऑर्डर में मेथड्स के एंड पे लिखा था ना, वही ऑर्डर फॉलो होगा। फिर मेटास्टेसिस पे आ गया, ठीक है। और याद हो मैंने कहा था पहले अपने एक्सपोजर बताएं, फिर अपना आउटकम बताएं डेमोग्राफिक्स में, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये सारे एक्सपोजर थे, सेक्स, जेंडर, सब कुछ। और फिर ये आपका आउटकम है कि मेटास्टेसिस, जो आपका बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए उसने फिगर बना दिया। फिर टेबल 2 में ज्यादा मुश्किल टेस्ट है, अब रिग्रेशन पे वो आ गया, तो ये उसका रिजल्ट। फिर सर्वाइवल पे है, तो ये फिगर इसके लिए यूज होती है, फिर सर्वाइवल के लिए फिगर 4 हो गया। इस पर भी वर्कशॉप हो गई, सारी जो ग्राफ्स दिखने में कंफ्यूजिंग लग रही थी। फिर ठीक है, फिर वो आगे जाता गया। अब उसने ना सब ग्रुप एनालिसिस, मैंने कहा था, उसने क्या किया, उसने इसोफेगियल कैंसर के बजाय ना स्टेज 4 इसोफेगियल कैंसर पकड़ लिया, ठीक है। तो अब उसका ये टेबल है सब ग्रुप एनालिसिस। डिस्कशन, सबसे पहले उसने समराइज किया, फिर उसने अपनी फाइंडिंग बताई है, फिर उसने कहा कि पिछले 20 सालों में ये डाटा थे, फिर अपनी फाइंडिंग, और कंसिस्टेंट विद फलानी रिसर्च, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स के साथ कंसिस्टेंट कंपेयर कर रहा है। हाँ, अब ये काम की फाइनली गुड एग्जांपल। उसने देखो यहाँ पे उसने फाइंडिंग उठाई अपनी, इन आर स्टडी लिवर वाज द मोस्ट कॉमन, उसने अपनी फाइंडिंग बताई। फिर उसने कंपेयर किया पिछली रिसर्च के साथ, ये उसने पिछली रिसर्च की फाइंडिंग्स बता दी, राइट, अपनी बताई, पिछली की बताई। फिर उसने अगले सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि वाई, मतलब उसने कंपैरिजन किया, और एक्सप्लेनेशन ये है कि इंक्लूजन ऑफ रिकरेंस एंड मेटास्टेसिस आफ्टर ट्रीटमेंट में नॉट ऑफ से, चलो एक्सप्लेनेशन हमें नहीं समझ आ रही क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो मगर ये पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। फिर अगली फाइंडिंग, क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का साइड से कोई रिलेशन है, एज का कोई इस चीज से ताल्लुक है, ठीक है। फिर उसने अगली रिसर्च पकड़ी कि ये देखो इस रिसर्च ने इसी टॉपिक पे बात की है और उसने ये फाइंडिंग्स निकाली है, फिर मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर अगली फाइंडिंग उसने पकड़ी अपनी ग्रेड, और फिर उस अगेन ग्रेड की पुरानी रिसर्चेस डाली और कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी। परफेक्टली चीजें एक्सप्लेन नहीं होती क्योंकि डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, सब कुछ आपके हाथ में तो नहीं है, मगर फिर भी। फिर अगली फाइंडिंग 5 ईयर सर्वाइवल पे आ गया, फिर उसके सारी साइटेशंस डालना शुरू कर, और देखो यहाँ पे इसने अब फार्माकोलॉजी में घुस गया, ट्रास्टुजुमैब दो, हर2, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। फिर अगली फाइंडिंग, और ये इसमें ये अच्छा इसलिए क्योंकि छोटे छोटे हैं काफी, तो आपको नजर आ रहा है। फाइंडिंग कंपेयर किया, एक्सप्लेनेशन दी तो दी दी, फार्मा पैथो की कोई बात कर सकते हैं तो कर दी, वरना डिस्कशन जो होती है ना, इट्स लाइक ब्लैंक स्लेट, आपको कोई पता नहीं होता क्या कहना है क्या नहीं कहना। अब ये बात भी बहुत अच्छी है कि टू आर नॉलेज, उसको उसने जेन्युइनली, उसको कोई और सीयर स्टडी नहीं मिली, और मुझे भी नहीं मिली, नहीं है इस टॉपिक पे कोई और, तभी मैं करूंगा। बट टू आर नॉलेज, ये देखो लिमिटेशंस आ गई, और ये उसने सारी लिमिटेशंस बता दी, ठीक है। और एंड पे कंक्लूजन, दिस इज अ मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैं टाइम काफी हो गया, तो मैं क्वेश्चन आपके चैट में कोई पूछे, स्टडी डिजाइन वाला कर लिया। रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का मीनिंग क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन बेसिकली होता है कि मैंने ये रिसर्च ना रेट्रोस्पेक्टिव है, इसने रिसर्च की है 2017 में, मगर इसने बेसिकली डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, पेशेंट फाइल्स, ठीक है, रिकॉर्ड होता है ना हर हॉस्पिटल का, तो उसमें से 2010 से 2013 की फाइल्स ऑलरेडी कलेक्टेड थी इन द पास्ट, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। उसने वो डाटा अब यूज किया। प्रोस्पेक्टिव होता अगर मैं अभी ये रिसर्च शुरू करता और मैं अगले 3 साल डाटा लेता रहता, तो वो प्रोस्पेक्टिव होता। फिर इज देयर गोइंग टू बी अ रिसर्च वर्कशॉप ऑन डाटा एनालिसिस? हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, डाटा एनालिसिस पे सिर्फ हमारी वर्कशॉप नहीं है, हमारा बेसिकली हमें कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, उसमें वर्कशॉप होगी, फिर आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल डाटा तो ऑब्वियसली मिलता ही है ड्यूरिंग द वर्कशॉप, आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए डाटा मिलेगा, और फिर आपको मतलब टाइम दिया जाएगा 3-4 दिन का, आप वो डाटा प्रैक्टिस करके लाए, फिर आपके जो भी क्वेश्चन हुए उनके लिए हमें हेल्प का टाइम होगा कि क्वेश्चन आंसर करेंगे पिछले सेशन पे, और फिर अगला सेशन होगा। तो ये पूरा ना कोर्स है जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी अनाउंस करेंगे।
For someone who's writing a case study, any specific tips? Case study basically होता है, केस रिपोर्ट होती है, एक पेशेंट के डाटा पे रिसर्च होती है. तो आई वुड से अगेन हर क्वेश्चन का आंसर होता है, इस पे भी हम सेपरेट सेशन प्लान्ड है. बट केस रिपोर्ट का आपने पुरानी रिसर्चेस पढ़े ना, आप उस कोशिश करें कि 5-6 जो पुरानी केस रिपोर्ट्स हैं उसी सिमिलर वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा. आपने क्या ना मुझे मगर इन एसेंस बात वही करनी है, मगर वर्ड्स डिफरेंट यूज करनी है. ठीक है. सैंपल साइज वाली अगर आप रिपीट करेंगे तो हाँ, हम विल ट्राई आवर बेस्ट के सैंपल साइज वाली. अगर पेरेंट स्टडी नहीं मिली बिकॉज योर स्टडी पॉपुलेशन इज डिफरेंट, बहुत रेयर है. यूजुअली कुछ ना कुछ मिल जाता है. लाइक एग्जैक्ट सेम रिसर्च ना भी होती है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट सेम रिसर्च नहीं है बट रिमोटली सिमिलर पेरेंट स्टडी मिल जाती है. हो सकता है बिल्कुल नॉवल रिसर्च हो तो फिर गुड लक, आपने बिल्कुल नई मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है स्क्रैच से. स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएंगी. ग्रामरली, हाँ ग्रामरली बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी ना गलतियां निकालता है इंग्लिश की. आप पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखिए तो पहले उसकी टर्निटिव रिपोर्ट निकालें प्लेजरिज्म वाली, फिर उसकी ग्रामरली रिपोर्ट निकालें. और लॉन्गिट्यूडनल के लिए स्ट्रोब भी होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के लिए स्ट्रोब होती है. रिग्रेशन इसका अगेन उस पर ना सेपरेट वेबिनार है, इस वाले का फोकस नहीं था रिग्रेशन, और टॉपिक भी काफी लंबा है. रिसर्च के लिए टॉपिक कहाँ से ढूंढना चाहिए? टॉपिक सिलेक्शन जो होती है लाइक इट्स आपको अब जैसे मेरा पहला टॉपिक मुझे प्रॉब्लम्स में पैथोलॉजी पढ़ा था, मुझे वहां से आइडिया मिल गया, गाइडेंस से आइडिया मिला था मुझे. यहाँ आता है फिर बंदा नेट पे रिसर्चेस पढ़ता है. नेट पे आप रिसर्चेस अभी जिस तरह मैंने 4-5 आपको रिसर्चेस दिखाई हैं, कोशिश करें देखें कि आप इनमें से किसी रिसर्च को किसी तरह चेंज करके यूनिक बना सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो ऐसे होता है एक्चुअली. अगर कोई कंफर्म कर सके होस्ट में से कि मीटिंग 10 बजे एंड तो नहीं हो जाएगी? तब तक मैं क्वेश्चन आंसर कर पाऊंगा. हाउ टू फिगर आउट, ये हो गया था. एवरी लाइन हैज टू बी साइटेड. कोरिलेशन बिटवीन रिसर्च टॉपिक्स इन आर्टिकल्स का मुझे आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का मतलब, तो अगर आप रिपीट करें. Citing the second person is only true if it is the results conveyed by a study related to the results conveyed by a study. If I am reading manuscript with a simple line like smoking is related to ischemic stroke, then should I cite the manuscript that I am reading on the original because the original article will have cited. हाँ ठीक, आप ये कह रही हैं कि अगर मेरी ब्रॉड सी स्टेटमेंट है स्मोकिंग इज रिलेटेड विद इस्कीमिक स्ट्रोक, अब मैंने बोला है कि आप ओरिजिनल स्टडी साइट करें तो आप ओरिजिनल ढूंढने की है, फिर ओरिजिनल ने आके किसी और पे ले गया और वो चेंज चलती गया, तो ठीक है. आई मेंट कि जो रिजल्ट्स है ना, लाइक अगर पर्सन ए ने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया कि मेल्स में फलानी बीमारी का रिस्क बहुत ज्यादा है, पर्सन बी ने उसको साइट किया है, आपने पर्सन बी को नहीं साइट करना, आपने पर्सन ए को साइट करना है जिसके एक्चुअली वो रिजल्ट्स. इस तरह की कोई जर्नल स्टेटमेंट हो ना कि स्मोकिंग इज रिलेटेड टू स्ट्रोक, जैसे इंट्रो की कोई स्टेटमेंट है, उसमें आप जो रिसर्च मिलती है उससे साइट कर सकते. जर्नल डजंट सी द साइनॉप्सिस, हाँ जर्नल डजंट सी द साइनॉप्सिस. फॉर अ गुड डूएबल रिसर्च शुड बी गो फॉर आरएमयू स्टूडेंट हॉस्पिटल मल्टीपल हॉस्पिटल. इसमें ये है कि इन जनरल ना मतलब मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि क्लिनिकल रिसर्चेस बेहतर रहती हैं, आसान होता है पब्लिश कराना. ठीक है, और मल्टीपल हॉस्पिटल्स आपके पास आरएमयू में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके पास 3 हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, तो आप जो भी रिसर्च करेंगे वो मल्टी सेंटर ही होगा. हाँ इबाद भी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये सेशन 10 o'clock आई गेस एंड हो जाएगा, तो काइंडली जल्दी कर लें. Q&A ये तो जितने हो सके, बाकी इंशाल्लाह फिर हम ग्रुप में आंसर करेंगे. सैंपल साइज वाले हो गए. साइनॉप्सिस रीड अपनी गाइड से शेयर नहीं होती. फोकस ऑफ आवर स्टडी पॉपुलेशन ब्रॉड होती है, सैंपल वो डाटा जो आपने लिया, तो आपकी रिसर्च जो है ना वो सैंपल पे होती है, नॉट ओनली पॉपुलेशन. सैंपल का डाटा लेके यू विल जनरलाइज ऑन टू द पॉपुलेशन. कंफाउंडिंग आपने बस बता देने होते हैं कि ये मेरे कंफाउंडर्स थे. ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज, हाउ टू डू इट इन रियल लाइफ, नॉट जस्ट द फैक्ट दैट वी गो फॉरवर्ड्स इन टाइम, वाज कंडक्टिंग इट डिफरेंट फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन स्टडी. आपने 100 पेशेंट्स लिए एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू टेक डाटा फ्रॉम देम, मतलब हर महीने आपने जो भी फिक्स किया आपने उनसे डाटा लेना है, जो लॉस हुआ. तो बेसिकली इट्स लाइक क्रॉस सेक्शन में आपने एक दफा डाटा लिया था, कोहॉर्ट में आपने थोड़ा ख्याल रखना है, यू हैव टू फॉलो देम. और कुछ ज्यादातर क्योंकि डूएबल की आप बात कर रही हैं तो उसमें ये होता है कि अक्सर ना टेलीफोनिक होता है, लाइक 6 महीने बाद मैंने फोन करके उनसे डाटा ले लिया. इतना रिलायबल नहीं होता बट प्रैक्टिकली ये ज्यादा कॉमन है. इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट
कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आ जाते हैं इनसिग्निफिकेंट। ग्रामरली वाला हो गया है, सैंपल साइज वाला हो गया है, टारगेट स्टडी हो सकती है। ये आप कोई लिमिटेशन ना रखें कि मेरी रिसर्च इंटरनेशनल में हो सकती है या नहीं। मैंने स्टार्ट में बताया था ऑलवेज ट्राई फॉर एन इंटरनेशनल। सिस्टमैटिक रिव्यू पे हमारा मंथ के एंड पे ना अपना एक सेपरेट आ रहा है कोर्स, मई के एंड पे या जून के स्टार्ट में ना मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू का पूरा कोर्स है। वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, उसमें आप स्टार्ट से हम आपको मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग पब्लिकेशन इवन तक लेके जाएंगे, तो ये तब एड्रेस हो। तो दैट्स इट। आई थिंक कोई रह गया हो तो सॉरी, टाइम खत्म हो गया, तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं।